Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, तो I'm repeating this Yes. paragraph again. चीफ मिनिस्टर कैवियोर थे, जो यहाँ के हमारे सर्डिनिया पिडमोन के किंग हैं, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, उनके मिनिस्टर थे, ये चीफ मिनिस्टर थे। और इन्होंने ये मूवमेंट को आगे बढ़ाया था कि सारे रीजन्स जॉइंटली के उनको यूनिफाई करना है। ना तो ये रेवोल्यूशनरी थे, ना ही एक डेमोक्रेट थे। साथ ही साथ ये जो वहाँ के जितने भी अमीर और एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग थे इटली के, उनसे अच्छी फ्रेंच बोला करते थे। इतनी अच्छी फ्रेंच बोलते थे कि जितनी तो इटालियन जो लैंग्वेज है वो भी नहीं बोल पाते थे। ठीक है, उससे ज्यादा अपनी ये फ्रेंच अच्छी बोलते थे। इसी वजह से इनके जो फ्रांस के साथ में रिश्ते थे वो काफी बेटर थे। और इसीलिए इन्होंने अपनी प्रॉपर तकनीक, एक तरीके से आप लगा सकते हैं, या अपने प्रॉपर आइडियाज, या अपने एक तरीके से हर चीज जो होता है, टेक्टफुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो होते हैं, वो प्रॉपरली मेंटेन कर रहे थे फ्रांस के साथ में। और उसी के साथ में उनकी मदद लेते हुए इन्होंने, कैवियार ने, सर्डिनिया पिडमोन को सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859, यानी कि ऑस्ट्रियन फोर्सेस यानी ऑस्ट्रिया को इन्होंने हरा दिया था 1859 के अंदर, फ्रांस की हेल्प के साथ में। और फ्रांस ने इनकी मदद इसलिए करी थी बिकॉज इनके रिलेशंस जो थे कैवियार के, वो काफी अच्छे थे उनके साथ में। ठीक है। Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. अब क्या हुआ था, यहाँ पे एक और नाम आया है गरीबाल्डी करके, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और बेसिकली इन्होंने भी इनके जो ट्रूप्स थे, रेगुलर ट्रूप्स थे, उनके अलावा इनको काफी ज्यादा लोगों ने वॉलंटरली आगे आकर के हेल्प करी थी। लार्ज नंबर में इनके पास में वॉलंटियर्स आए थे। ठीक है, और वो जो वॉलंटियर्स आए थे वो किसके अंडर थे, किसकी लीडरशिप के अंडर थे, गैरीबाल्डी के। उन्होंने भी इस ये जो इनका चल रहा था, ये जो लड़ाई चल रही थी फ्रे, उसको ज्वाइन किया था इनके साथ में। ठीक है। In 1860, they marched into South Italy and the Kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out the Spanish rulers. अब इन्होंने ये जो लड़ाई चालू करी थी इसके साथ में ही 1860 के अंदर, पहले तो इन्होंने 1859 के अंदर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया है। बाद में 1860 के अंदर जो चीज थी वो ये साउथ में मार्च करते हुए गए, यानी कि इटली का जो सर्दर्न पोर्शन है वहां गए, और वहां पे जो टू किंगडम ऑफ सिसिलीज है उसको भी जीत लिया। और वहां पे जीता जो, उसके साथ में वहां के जो लोकल पीजेंट थे उनका भी सपोर्ट इनको मिला, कि भाई इन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि हम यहाँ पे जितने भी स्पेनिश रूलर्स हैं उनको हटा देंगे। यहाँ पे किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज यानी टू सिसिलीज का जो है वो सर्दर्न पार्ट में है। आप देख सकते हो दो हिस्सों में है, ये इसी चीज के लिए बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, ये भी इन्होंने 1860 के अंदर जीत लिया था, और साथ साथ वहां के लोकल पीजेंट्स का जो है वो भी सपोर्ट जीता था। In 1861, following year, in 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed King of United Italy. अब 1861 के अंदर जो ये इनके राजा थे, रूलर थे विक्टर इमैनुअल सेकंड, इनको वहां का यूनिफाइड इटली का, यूनाइटेड इटली का जो है राजा प्रोक्लेम किया गया। However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. अब ये देखिए आप कि जो इटली की जनता थी वो बहुत क्या कम पढ़ी लिखी थी, और वो काफी सीधे और भोले लोग थे एक तरीके से। तो जब इनको ये यूनिफाई किया गया, पूरा इसको जोड़ लिया गया, पहले तो उन्होंने सर्दिनिया से आगे अपने उन्होंने शुरुआत करी, धीरे धीरे इस एरिया को जीता, और फिर जो पेपल स्टेट जो थी इसको तो इन्होंने अपने दबाव में लेकर के कर लिया था अपने अंदर। और फिर ये किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज जो है ये भी इन्होंने जीत लिया था। तो ये पूरा यूनिफाई हो गया था। साथ वाला जो मैप है उसमें आप देख सकते हैं ये एक ही कलर से बताया गया, रिप्रेजेंट किया गया। तो इन्होंने इसको पूरे को जब जीत लिया था तो वहां की जो पॉपुलेशन थी इस पूरे एरिया की, वो इतनी सीधी थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। बस वो खुश थे कि हाँ कि कोई आया है और वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें करेगा, क्योंकि वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, और वो बस खुशियां मना रहे थे। उनको पता ही नहीं था कि लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है क्या, इनकी विचारधारा है क्या, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसीलिए इन लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया था। हमने भी ऊपर पढ़ा था कि लोकल पीजेंट्स ने सपोर्ट किया था, वही वाली चीज।
The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia. जिन भी पीजेंट ने काफी ज्यादा अमाउंट में जो पीजेंट्स थे वहां पे उन्होंने गैरीबाल्डी को सपोर्ट किया था सर्दन इटली के अंदर, उन्होंने कभी सुना ही नहीं था कि इटालिया क्या है। इस शब्द का मतलब उनको पता ही नहीं था। उनको बिलीव यानी कि वो बिलीव कर रहे थे कि ला टालिया बोल रहे हैं ये इटालिया को। उनको ये वर्ड का मतलब ही नहीं पता था कि इसको प्रॉपर बोलना क्या है। वो ला चालिया बोला करते थे एंड बिलीव दैट ला चालिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। और उनको लगता था कि ये जो ला चालिया बोल रहे हैं ये विक्टर इमैनुअल की वाइफ के लिए बोला जा रहा है। उनको पता ही नहीं था इटालिया है क्या। इज दिस पैराग्राफ क्लियर विद यू? समझ में आया है पैराग्राफ? किसी को कोई दिक्कत? Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब इस चीज को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू शो यू सम पिक्चर। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके तो यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाई गई है ब्रिटिश आइल्स बोला जाता है। बेसिकली आपको पहले येलो वाली जो लाइन के अंदर आपको जो ये चीज दिख रही है स्कॉटलैंड इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है, इसको बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। अब इस एरिया के अंदर जब नॉर्दर्न आयरलैंड आ जाता है तो उसको बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और जब ये आयरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी इसके अंदर आ जाता है तब उसको बोला जाता है ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो है स्कॉटलैंड इंग्लैंड और वेल्स। यूनाइटेड किंगडम के अंदर आते हैं स्कॉटलैंड इंग्लैंड वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। और फिर जब ये पूरा आ जाता है, ठीक है, ब्रिटिश आइल्स जब ये टर्म आएगी तो उसके अंदर स्कॉटलैंड इंग्लैंड वेल्स नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आएगा, ठीक है। क्लियर है? Yes. Yes, ओके ma'am. तो ये ब्रिटेन जो है उसके साथ में थोड़ा सा डिफरेंट केस था और वहां पर पहले से काफी ज्यादा स्कॉलर्स थे, ठीक है। और वहां पे नेशन स्टेट वाली चीज या मॉडल ऑफ नेशन वाली चीज जो है वो उस पर बहस नहीं कर रहे थे। वो बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन वाली चीज वहां पे आई थी जो कि मैंने भी आपको दिखाया था फोटोग्राफ के अंदर। यहाँ पर ब्रिटेन का नेशन स्टेट कैसे हुआ है, वो एक सडन अपहीवल या रेवोल्यूशन का कारण नहीं था कि एकदम से वहां पे क्रांति फैली कि नहीं हमें इसको एक नेशन स्टेट बनाना है और फिर वो लोग स्टार्ट हो गए और क्रांति शुरू करते हुए चालू हो गए। नहीं, ऐसा नहीं था। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था, लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस था, यानी ये काफी लंबे समय से चली आ रही चीज थी। और वहां पे कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था 18 सेंचुरी से पहले। बेसिकली वहां पे लोगों को पता भी नहीं था कि वो ब्रिटिश जो ब्रिटिश आइल्स के अंदर लोग रह रहे थे अलग अलग स्कॉटलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सारे जो भी अलग अलग वो राज्य के लोग थे ये जो रह रहे थे वो बेसिकली एक उनकी कोई कॉमन आइडेंटिटी भी नहीं थी। वो बेसिकली उनकी एथनिक जो चीज होती है उससे उनको जाना जाता था। कुछ इंग्लिश कहलाते थे, कुछ वेलिश कहलाते थे, कुछ स्कॉट कहलाते थे और कुछ आयरिश कहलाते थे। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस पैराग्राफ I would like to give you something about ethnic। यहाँ पे हमारे पास में एक डेफिनेशन है इसकी। एथनिक वर्ड का मतलब क्या होता है? रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद और क्लेम्स। ये बेसिकली एक कॉमन रेस के लोग या ट्राइब के लोग या एक कल्चर को फॉलो करने वाले लोग या एक बेसिकली नॉर्मल कॉमन बैकग्राउंड को फॉलो करने वाली जो कम्युनिटी होती है वो उस हिसाब से अपने आप को आइडेंटिफाई करती है या क्लेम करती है। बेसिकली अब जैसे हम लोग राजस्थान रीजन में रह रहे हैं तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो एज अ कॉमन रीजन के तौर पे देखा जाएगा तो हम लोग राजस्थानी कहलाएंगे। अब हम एक कल्चर को बिलोंग करते हैं जैसे कि वी बिलोंग टू सम हिंदू कल्चर, देन वी विल बी कॉल्ड एज हिंदू पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोली जा रही है कि यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे थे वो अगर बेसिक एक प्रॉपर एरिया को बिलोंग करें या एक कल्चर को फॉलो करें। अब जैसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है वेलिश स्कॉट और आयरिश, जो मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाई थी उसके अंदर भी यही था। जो अलग अलग एरियाज हैं यहाँ पर, स्कॉटलैंड के लोग जो है वो कहलाए जा रहे हैं स्कॉट, वेल्स के लोग कहलाए जा रहे हैं वेलिश, इंग्लैंड के लोग कहलाए जा रहे हैं इंग्लिश। इस तरीके से ये लोग एक दूसरे को क्लेम करते थे। यहाँ पे कॉमन आइडेंटिटी थी ही नहीं कि हाँ हम ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स के ब्रिटिश उसको बिलोंग करते हैं तो हम
ब्रिटिशर्स कहलाएंगे या ऐसा कुछ, वो था ही नहीं इनके दिमाग में। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। we'll start this strange case of Britain in our next class. Till then, you have to study the whole topic and whole chapter. Go through the whole chapter. If you have any problem, please collect up. In the end of the chapter, we will discuss all of your problems and I will explain it to you again. And till then, have a nice day ahead. God bless you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.